सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात जन्माष्टमी की। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मुंबई समेत राज्य भर में कई जगह दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां गोविंदाओं की टोली मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। मुंबई के दादर में भी दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पर गोविंदाओं की टोली मटका फोड़ प्रदर्शन में जुटी हुई है। जन्माष्टमी के मौके पर इलाके में गजब की रौनक देखने को मिली है। मुंबई में दादर में कई जगह दही हांडी उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। मटका फोड़ प्रदर्शन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गोविंदाओं की टोली मटका फोड़ प्रदर्शन में जुटी हुई है। मुंबई से सटे वर्ली में भी दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। यहां पर गोविंदाओं की कई टोलियां बनी हुई हैं। अलग अलग रंगों के लिबास में सजे गोविंदा मटका फोड़ रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे में भी दही हांडी उत्सव का संकट गहरा गया है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे 500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। यहां बाढ़ से अब तक करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लापता हैं। यूपी के बहराइच में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। घाघरा नदी जबरदस्त तूफान पर है। कई रास्ते और सड़कें टूटने से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच के मिहीपुरवा इलाके में बाढ़ में फंसे 6000 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ और पीएसी की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। बहराइच में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के अमरोहा में 15 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के उफान की वजह से आई बाढ़ में खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। बाढ़ और राहत के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मोहना नदी और कर्नाली नदी में उफान आ गया है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से रास्ते और सड़कों पर सैलाब। बाढ़ के पानी से लखीमपुर खीरी के निघासन और धौरतला तहसील के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर चुके हैं। मेरठ में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंगा नदी में आई बाढ़ की चपेट में हसनापुर के कई इलाके आ गए हैं। सड़कें, गलियां सब समंदर ही नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है। यहां सोनाली नदी में उफान आने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मुजफ्फरनगर में बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। घर, स्कूल, खेत खलिहान हर तरफ बाढ़ का सैलाब और सन्नाटा पसरा है। सीतापुर में भी लोग बाढ़ से बेहाल है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बड़े इलाके में किसानों की फसल सैलाब में समा गई है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी के उफान की वजह से आई बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोग घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 56 पहुंच गई है। पिछले 3 दिन में 18 की मौतें हुई हैं। गढ़वाल मंडल में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है। सरकार के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। पौड़ी जिले के थमकेश्वर ब्लॉक में आई आपदा के पीड़ितों को ऋषिकेश के वेद निकेतन में रखा गया है। आपदा पीड़ितों को राहत कैंप में तो रख दिया गया है, लेकिन उनके खाने पीने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं किए गए। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में सीएम हरीश रावत से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी लिया। बिहार के दरभंगा में पश्चिमी तटबंध टूटने के बाद आई बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। चारों ओर पानी भरने से एक शख्स खजूर के पेड़ पर फंस गया। शख्स के घर वाले पानी के बीच फंसने से काफी परेशान दिखे। ये शख्स करीब 10 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा। इसको बचाने के लिए गांव के 2 लोग भी आए, लेकिन चारों तरफ से पानी का प्रकोप देखते हुए शख्स की हिम्मत पेड़ से उतरने की नहीं हुई। बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, तब जाकर शख्स को पेड़ से उतारा जा सका। दरभंगा के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। नावों की कमी की वजह से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं।
नेपाल के गंडक बैराज से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ ने बिहार के बगहा में असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव के लोग सुरक्षित जगहों के लिए पलायन कर रहे हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर को जोड़ने वाला माफ कीजिएगा NH52 लगातार हो रही बारिश की वजह से तहस नहस हो चुका है। भूस्खलन से NH52 दो हिस्सों में बढ़ गया है, जिससे पूरा रास्ता बंद हो चुका है। जेसीबी मशीन के जरिए पहाड़ों से गिरे मलबे को हटाने का काम चल रहा है। आने जाने वाली गाड़ियों से NH52 जाम हो गया है। रास्ते को ठीक कराने का काम चल रहा है। अगर यहाँ से आदमी आने जाने का जो बंद करके अगर हम काम करें तो 3-4 दिन में ये खुल जाना चाहिए और चलने भर तक का। लैंडस्लाइड से हुई तबाही की खबर मिलते ही कैपिटल कॉम्प्लेक्स के MLA तेकी कासो मौके पर पहुंचे। तेकी कासो ने बताया कि अथॉरिटी को दूसरे रास्ते बनाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने वैकल्पिक रास्ते के लिए फंड मुहैया करा दिया है। नंबर 2 जो है इसका पीछे में हम लोग एक यहाँ से कम 2 किलोमीटर पीछे में एक रोड बनाने का वो भी प्रपोजल है। अभी वो पैसा ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है इमरजेंसी के लिए, तो वहाँ का मेंटेनेंस चलेगा। असम में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बारपेटा जिले में एक स्कूल चारों तरफ से पानी से घिर गया है। स्कूल में छात्र छात्राएं, टीचर और अभिभावक फंस गए। बाद में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस आया है। नेशनल पार्क के कई हिस्सों में पानी घुसने से जानवरों की मुश्किलें बढ़ गई। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिससे नॉर्थ लखीमपुर, नगांव और जोरहाट समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगह लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। गुजरात के नवसारी में समंदर में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग एक ही परिवार के थे। परिवार के लोग समंदर किनारे मौज मस्ती करने पहुंचे, लेकिन अचानक आई तेज लहरों ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक शख्स और उसकी 2 बच्चियां पैरी नदी में फंस गईं। ग्रामीणों ने पिता और एक बच्ची को तो बचा लिया, जबकि दूसरी की तलाश जारी है। ईटानगर में लगातार बारिश से सैनकी नदी उफान पर है। नदी में एक 7 साल के मासूम के बह जाने की खबर है। कुछ लोगों ने पुलिस कॉलोनी के मासूम को नदी में बहता भी देखा। घर वालों ने मासूम की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम ने भी नदी में तलाशी का काम शुरू कर दिया, लेकिन तेज बहाव के चलते मासूम को ढूंढने में नाकामी ही हासिल हुई। रेस्क्यू के लिए हम लोग रजिस्टर रेस्क्यू ऑपरेशन फोर्स को लेके हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं और उसी प्रकार हम लोग नाहरलगुन बांदरद्वार को भी अलर्ट करके उधर भी सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राजधानी दिल्ली में देर रात 12 लोगों पर रफ्तार का कहर बरपा। कश्मीरी गेट इलाके में एक बेकाबू कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई और सभी को रौंदते हुए आगे बढ़ती चली गई। हादसे से सूनी रात में चीख पुकार मच गई। घटना देर रात करीब 1 बजे की है। कश्मीरी गेट के करीब निगम बोध घाट के पास कई लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई। लोगों को रौंदने के बाद कार कुछ आगे जाकर रुकी। कार के कहर से जख्मी सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से ज्यादातर लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार जब्त करके आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उधर दिल्ली के करीब गाजियाबाद में भी एक बेकाबू कार ने 10 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों पर कार का कहर इंदिरापुरम की कोडा कॉलोनी में भी बरपा। हादसे में घायल हुए लोगों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद में मेरठ तिराहे के पास हुए जबरदस्त हादसे में एक कार के परखच्चे उड़ गए। कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे, जो कि इस हादसे में बाल बाल बच गए। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। मौके पर पहुंचे लोगों ने कार में बैठे 2 बच्चों समेत 4 लोगों के परिवार को बाहर निकाला। ये परिवार मेरठ से दिल्ली जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। गुजरात के पाटन में 2 लोगों को कुचलने वाला ड्राइवर लोगों की हद से चढ़ गया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। ड्राइवर को खूब लात घूंसे पड़े। दरअसल पिटरा ड्राइवर पुलिस की गाड़ी चला रहा था। तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से एक शख्स की मौत भी हो गई। मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी जमकर तोड़फोड़ की। लोगों से पिटने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का राग अलापा है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व ही उसकी पहचान है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विवादित बयान भी दिया और कहा कि हिंदुत्व में अनेक पंथ संप्रदायों को हजम करने की शक्ति भी है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। उसमें अनेक पंथ संप्रदाय हैं और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुत्व का हाजमा पिछले 2000 वर्षों से बिगड़ गया है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। वो जगह हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। चंद दिनों पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ओडिशा के कटक में भी हिंदू राष्ट्र वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जर्मनी में रहने वाले जर्मन और अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी हैं, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू क्यों नहीं हो सकते। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगे हैं। साफ तौर पर संकेत देते हैं कि भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क में पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो इशारों में मोहन भागवत को हिटलर तक करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा लगता था कि देश में एक व्यक्ति हिटलर बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब लगता है ऐसे दो लोग हमारे पास हैं। भारत को भगवान बचाए। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट कर कहा है कि मोहन भागवत का ये बयान देश को विभाजन के खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। भारत हर भारतीय के लिए है, भारतीयता हमारी पहचान है। मैं पहले एक भारतीय हूं, बाद में हिंदू। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर का राग अलापा और कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर रहेगा। साथ ही तोगड़िया ने पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग की। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीती रात एक बार फिर से अर्निया और आरएसपुरा में बीएसएफ की चौकियों और आसपास के इलाकों पर फायरिंग हुई। पाकिस्तान ने पिछले 10 दिन में ये 8वीं बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। अरनिया और आरएसपुरा में बीती रात पाक रेंजर्स की फायरिंग का बीएसएफ की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के चलते आरएसपुरा इलाके के लोग बेहद दहशत में हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स जब तब गोलियां और मोर्टार दागने लगते हैं, जिससे कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। गांवों में खोखे भी बिखरे पड़े। पाकिस्तानी उच्चायोग ने अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, जिस पर भारत सरकार ने ऐतराज जताया है। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को बुलाया है। मेरठ में एसटीएफ के हत्थे चढ़े आईएसआई एजेंट आसिफ अली ने नई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। एसटीएफ के मुताबिक आसिफ अली पाकिस्तानी शिफ्ट होने की फिराक में था और इसके लिए उसने अपना मकान का सौदा भी कर लिया था। आईएसआई एजेंट आसिफ अली से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में रहने वाली उसकी पत्नी को आईएसआई ने अब तक करोड़ों रुपए दिए हैं। यह भारी भरकम रकम भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं देने के बदले दी गई थी। आईएसआई एजेंट आसिफ अली ने यह भी कबूल कर लिया है कि उसने गोपनीय जानकारी देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद के एक रिटायर्ड आर्मी अफसर के खाते पैसे डाले थे। मेरठ पुलिस ने आसिफ को भारतीय सेना की गोपनीय दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। सीआरपीएफ में ड्यूटी के दौरान मरने वाले जवानों और अफसरों को अब शहीद का दर्जा मिलेगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक दिलीप त्रिवेदी ने कहा कि बहुत समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि देश में जो गड़बड़ हुई है वो मोदी राज में सुधर जाएगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और हमें मोदी को वक्त देना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया है। कल दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में अरविंद बीएसपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में आते ही मायावती ने अरविंद शर्मा को हरियाणा में पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। मायावती ने ऐलान किया कि हरियाणा में पार्टी सत्ता में आई तो अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री होंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने हरियाणा में नेताओं के दल बदलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दल बदलने से कुछ नहीं होगा, तब तक जनता से नेता नहीं जुड़ेगा उसे समर्थन नहीं मिलेगा। किसी के किसी दूसरी पार्टी में जाने से एतराज नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम जनता से नहीं जुड़ेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, पार्टी में जाने से एतराज नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम जनता से नहीं जुड़ेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, वो क्या चाहते हैं वो नहीं करेंगे, तो हम जितना भी इधर उधर बोले लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। हरियाणा के पुंडरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हुआ है, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी होगा। मैं तो इतना जानता हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती और लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है लोकसभा में, ऐसे ही विधानसभा में नकारेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों का कल मुंबई में इंटरव्यू हुआ, जिसमें काफी संख्या में दावेदार पहुंचे। इंटरव्यू मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे ने लिया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों के लिए दावेदारों का इंटरव्यू लेने का फैसला लिया है। इंटरव्यू 19 और 20 अगस्त को भी चलेगा। इंटरव्यू के जरिए दावेदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दिए जाने से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। नेताओं का मानना है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में सच छिपाने की कोशिश की गई। नाराज नेताओं का कहना है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हार का कोई जिम्मेदार ही नहीं। रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी को सिरे से खारिज कर दिया। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अमर सिंह को पार्टी में फिर से लिए जाने की कोई संभावना नहीं है। गुर्जर आरक्षण को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने वसुंधरा राजे सरकार को अब अल्टीमेटम दे दिया है।